So now we will be starting with the first chapter of the book First Flight, जिसका नाम चैप्टर का टाइटल है A Letter to God, and it is written by the author G.L. Fuentes. Now as I mentioned, हम जब चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं, now that itself should give us some kind of curiosity and some kind of इमेजिनेशन हमारे दिमाग में शुरू होने लगती है कि लेटर टू गॉड क्यों लिखा, किसने लिखा, कैसे पहुंचा, कैसे आया, इस तरीके से. तो नाउ पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वी विल गो ऑन इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर. बीच में जो नए वर्ड्स आएंगे वी विल एक्सप्लेन, कुछ फ्रेजेस आएंगे वी विल एक्सप्लेन, एंड सम फ्रेजेस आई विल टेल यू कि ये जैसे और तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स को, सो दैट इट इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी एंड फ्लुएंसी फॉर द लैंग्वेज, जो आपकी राइटिंग और ग्रामर में भी हेल्प करेगी. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now this हर स्टोरी का बेसिकली एक इंट्रोडक्शन एक सेटिंग के साथ होता है कि कहाँ ये सेट हो रही मूवी है. मतलब जैसे जनरली कोई मूवीज़ भी अगर आप देखें तो उसमें पहले एक ब्रॉड एंगल से मूवी का ऊपर का व्यू दिखाते हैं कि ये सेटिंग है, या फिर टाइम दिखाते हैं, मंथ दिखाते हैं, इसमें ही सेटिंग है. तो यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि एक वैली है, पहाड़ी टाइप की छोटी सी हिल है, जिसके ऊपर थोड़े से उसकी ऊंचाई पर एक घर है, और वो अकेला है, सिर्फ वही घर है उस वैली पे. और क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर है तो वहाँ से हमें क्या दिख रहा है, रिवर दिख रही है बहती हुई, और ये हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे एक खेत है, किसका, कॉर्न का, मक्के का. थोड़े थोड़े फ्लावर्स आना शुरू हुए हैं. फ्लावर्स की क्या रेलेवेंस है, फ्लावर्स इसलिए दिखाया है क्योंकि उन फ्लावर्स के आने से हमें ये पता चल रहा है कि जो फसल है वो अच्छी होने वाली है. अब ये लिखा है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. अब डाउनपोर और शावर वैसे तो हम समझेंगे कि सेम ही मतलब है, पर यहाँ पे डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर मतलब डाउनपोर मतलब थोड़ी हैवी बारिश, मतलब नॉट एग्जैक्टली हैवी बट एक थोड़ी मीडियम टाइप्स की बारिश हो जाए, जिसमें कि हम कह सकते हैं बारिश से बूंदाबांदी. पर शावर हम इसे कहेंगे इसमें हल्की फुल्की जो बारिश होती है, कि या तो बारिश हो जाए अच्छे से, या फिर थोड़ी बहुत तो बूंदाबांदी हो ही जाए. अब ये किस लिए कहा है, क्योंकि एज वी कैन अंडरस्टैंड कि द क्रॉप्स नीड वाटर सो एज टू ग्रो एंड टू हैव अ गुड हार्वेस्ट. अगर रेन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वाटर इरिगेशन नहीं होगी क्रॉप्स पर, एंड द क्रॉप्स विल डाई, देयर विल बी नो हार्वेस्ट फॉर द फार्मर्स. अब थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यहाँ पे हमें लेंचो इंट्रोड्यूस हुआ है. लेंचो कौन है, प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, हर कहानी में एक मेन कैरेक्टर होता है, हीरो जिसे हम कहते हैं यूजुअली. तो इस कहानी का हमारा जो मेन फोकस है दैट इज लेंचो, जिसका नाम है दैट ही इज द मेन कैरेक्टर, सो वी विल रेफर टू हिम एज प्रोटैगनिस्ट. हमें ये सब दीज टर्म्स, मेन कैरेक्टर भी हम बोल सकते हैं, बट इफ यू स्टार्ट यूजिंग द टर्म प्रोटैगनिस्ट it improves your vocabulary and it shows that you have a good command over the language English. So Lencho. अब पूरी सुबह लेंचो who knew his fields intimately मतलब करीब से, वो क्योंकि उसकी खुद की खेती है तो वो अच्छे से तो जानता ही होगा. तो वो जो अपनी खेती को अच्छे से जानता था, सुबह से वो कुछ नहीं कर रहा था, बस आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में. क्यों देख रहा था वो वी कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लिखा है क्योंकि उनको बारिश चाहिए थी, तो ही वॉज वेटिंग कि हाँ शायद बारिश होगी, ही वॉज होपिंग फॉर दैट. देन नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब लेंचो अपनी वाइफ को प्रॉबेबली कह रहा है, यहाँ पे लिखा है वुमेन, अभी हमें शायद से थोड़ी सी बारिश होने वाली है. अब जो वाइफ अज्यूमिंगली वो शायद से सपर इज रेफर्ड टू एज अ मील बिटवीन लंच एंड डिनर. जैसे हमारी शाम की चाय होती है तो उसे हम सपर कहते हैं.
तो जो चाय बना रही थी, मतलब चाय नहीं नेसेसरली, सपर जो इवनिंग में जो भी वो लोग, मे बी सूप और एनीथिंग दैट दे हैव, शी सेड कि हाँ भगवान की दया से, गॉड विलिंग, अगर गॉड विलिंग होंगे, विलिंग मतलब अगर चाह रहे होंगे, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगी। अब इनके जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे, जब तक उनकी मॉम ने अज्यूमिंगली उन्हें बुलाया कि आओ खाना खा लो। Now it was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." Now this paragraph is a happy one. What happens here is, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो लोग खाना खा रहे थे तो, और लेंचो ने जैसे सोचा भी था कि हाँ बारिश होगी शायद, जैसे उसने अपनी वाइफ को बोला था कि अब तो होने वाला है भाई, पानी आने वाला है, तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। अब माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, क्लाउड के पहाड़ तो होते नहीं हैं, बट यहाँ पे द टर्म यूज्ड इज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स इज अ टर्म, जो फ्रेज हमने यूज़ किया ये दिखाने के लिए कि बहुत बड़े बड़े बादल। These kind of, जैसे mountains of, we can use them in sentences like I want mountains of chocolates, या आपने अगर बहुत सारा खाना खाया है तो I had mountains of parathas, stuff like that. These kind of terms if you use in your regular language, तो obviously आपकी जो conversation skills हैं they improve. So mountains of clouds could be seen approach, आने लगे। approach मतलब किसी चीज़ के पास पहुँचना। अब जैसे बारिश होती है तो जो मिट्टी गीली होने लगती है तो उसकी वजह से हवा में थोड़ी सी जो महक आने लगती है, तो क्योंकि हवा एकदम फ्रेश और मीठी मीठी से होने लग गई थी। और लेंचो बाहर गया वो बारिश का मज़ा लेने के लिए, और उसने जब वापस आके एकदम बहुत एक्सक्लेम करना मतलब खुश होके बोलना, जैसे बहुत सरप्राइज होके बोलना या फिर बहुत खुशी जाहिर करके बोलना, उसे एक्सक्लेम करके कहना बोलते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, ये बारिश नहीं है, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब यहाँ पे we may think कि सिक्के तो गिर नहीं सकते हैं ऊपर से, मतलब unless and until this is एकदम ही fictional कोई कहानी है, तो कोई साइंस फिक्शन स्टोरी है तो सिक्के गिरेंगे, otherwise this is not. But इधर दे से कि जो बारिश है दे आर 10-cent पीसेस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के हैं। अब इधर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। लेंचो ने क्यों बारिश को पैसों से कंपेयर किया है? दिस इज़ बिकॉज नाउ यू मे सी, एक फार्मर की लाइफ क्या होती है, फार्मर का जो इनकम आती है सारी उनके हार्वेस्ट से आती है। हार्वेस्ट इस टाइम लेंचो किस पे डिपेंडेंट था? बारिश पे। और जैसे ही बारिश आने लगी तो तब लेंचो ने, जो एक फार्मर है जो एकदम बारिश पे निर्भर है अपनी इनकम के लिए इनडायरेक्टली, तो ही सेड कि जो बूंदें हैं ना, ये जो बारिश हो रही है इसकी बूंदें, ये बूंदें नहीं हैं, दीज आर मनी, दीज आर कॉइन्स। जो बड़ी बड़ी हैं वो 10 के हैं और जो छोटे छोटे हैं दीज आर द ones of 5. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब satisfied expression मतलब खुश हो गए, satisfied हो गए, चलो जी अब बारिश हो गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। He regarded the field, regarded मतलब देखना किस चीज़ को, उसको acknowledge करना कि हाँ ऐसे हो रहा है। regarded the field, जो उसके कौन थे उस पर फ्लावर्स आ रखे थे, draped in a curtain of rain, draped का मीनिंग दे रखा है आपकी बुक में covered, ब्रैकेट में लिखा है विद क्लॉथ, मतलब यूजुअली क्लॉथ से, पर यहाँ पे ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रेप रेन के लिए यूज़ किया है इन द सेंस जो फील्ड थी, फील्ड क्योंकि बारिश हुई थी तो उस पर पूरा पानी हो गया था, तो इसीलिए वे रेफरिंग इट टू एज कि ड्रेप हो गया था बारिश से। अब ड्रेप जो टर्म है वी यूज़ इन अदर थिंग्स लाइक, जैसे जब वुमेन वेयर साड़ीज दे ड्रेप अ साड़ी, मतलब हम कहते हैं वेयर अ साड़ी, बट अ बेटर टर्म वुड बी ड्रेपिंग अ साड़ी because they cover their body with cloth, that is a sari.
Another place where we use the term drape is draping the curtains. जो पर्दे लगते हैं विंडो पेन्स पे वो हम टांगते हैं, putting on the curtains. A better term and the more more acceptable term would be draping the curtains, क्योंकि हम windows को cover कर देते हैं cloth से, and that cloth is what? Curtains. So that's how you can use it in your normal language, normal conversations, I'm sorry. But अचानक से क्या होता है कि एक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है. वेरी लार्ज hailstones began to fall. hailstones क्या होते हैं? ओले. अब इन्होंने तो विश किया था कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बट यहाँ पे पड़ने लग गए ओले. अब दीज तो ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. जो ओले पड़ते हैं अगर देखोगे तो हाँ थोड़े थोड़े चांदी के सिक्के जैसे लग सकते हैं. अब यहाँ पे ओलों को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया है. नाउ यू नोटिस, पहले बारिश को कंपेयर किया था, अब यहाँ ओलों को कह रहे हैं कि चांदी के सिक्के जैसे लग रहे हैं. नेक्स्ट, द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्व्स. एक्सपोज अपने आप को बारिश की तरफ ले गए, एंड एकदम देयर वाज नथिंग बिटवीन रेन एंड द बॉयज. तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि एक्सपोज कर दिया. एंड एक्सपोज हम यूजुअली तब भी यूज़ करते हैं जैसे कोई स्कैम एक्सपोज हो जाता है, मतलब पूरी दुनिया के सामने जैसे पर्दाफाश हो जाता है, तो वहाँ हम एक्सपोज टर्म यूज़ कर सकते हैं कि दिस पॉलिटिशियन का ये स्कैम एक्सपोज हो गया. ओके, देन दे रैन आउट, बाहर गए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. नाउ अब हमने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं और इसमें ऑथर ने बारिश को पहले पैसों से कंपेयर कर लिया, फिर ओलो को सिल्वर कॉइन से कंपेयर कर लिया, एंड यहाँ पे ओलो को वी टॉकिंग अबाउट पर्ल्स. नाउ यही एक होता है आर्ट ऑफ राइटिंग. अब हमें सिंपल लैंग्वेज एक होता है कि हम सीधा सीधा लिखते जाएं कि बारिश हुई, ये हुआ. बट जो आर्ट होता है ना राइटिंग का, उसमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको एक ब्यूटीफुल फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है आर्ट, जो ऑथर ने किया है बाय कंपेयरिंग. अब इधर कंपेयर कर दिया फ्रोजन पर्ल से, जो मोती होते हैं. राइट, सो नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ओले पड़ना शुरू हो गए हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट पासिस क्विकली. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. Now man, who is the man here? Lencho. अब he says, अब तो बहुत बुरा हो रहा है. मैं बस ये होप कर रहा हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए. पर फिर क्या लिखा है? जल्दी नहीं गुजरा. कम से कम 1 घंटे तक जो ओले थे घर पे, गार्डन पे, उस वैली पे और पूरे खेत पे और हर जगह पूरी तरह ओले पड़ते रहे. और फिर क्या हुआ, जो उनकी जो खेत था दैट वाज कवर्ड इन वाइट एज इफ इट वाज सॉल्ट. यहाँ पे अगेन कंपैरिजन किया है किसका? ओले का विद सॉल्ट. अनदर मेटाफर दैट वी डिराइव. मेटाफर क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को किसी से काइंड ऑफ एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, जैसे रेन वॉज एज वाइट एज सॉल्ट, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं. तो यहाँ पे फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट. नमक एकदम सफ़ेद होता है, तो इसलिए इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड कंपैरिजन. अब क्या हुआ? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब क्या हुआ? Because इतनी तेज़ बारिश हो गई, because ओले पड़ गए, तो क्रॉप डिस्ट्रॉय होना ही था. तो ही सेड कि जो पेड़ भी थे ना, उन पर एक पत्ता तक नहीं बचा था, क्योंकि इतनी तेज़ पड़े थे, पत्तियाँ भी निकल गई. तो कॉर्न जो मक्के थे वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही गए. जो फ्लावर्स जो दिखा रहे थे कि हाँ अच्छा हार्वेस्ट है, वो भी चले गए. लेंचो सोल, उनकी जो लेंचो की जो आत्मा थी, इवन दैट वाज फुल ऑफ सैडनेस, दुख से भर गई थी. अब जब ये जो स्टॉर्म, जो तूफान आया था, जब ये चला गया, तो अपनी खेत के बीच में ही वहाँ खड़े होके ही वॉज लुकिंग एट कि कितना डिस्ट्रक्शन हो गया है. और उसने अपने लड़कों से कहा कि अगर लोकस्ट का प्लेग होता है ना, लोकस्ट आर काइंड ऑफ एन इंसेक्ट, ग्रासहोपर जैसे होते हैं. यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. ग्रुप्स में चलते हैं ये, और जब ये क्रॉप के पास पहुँच जाते हैं तो ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो दैट्स वाई दे सेइंग
प्लेग ऑफ लोकस. प्लेग अ काइंड ऑफ, हिंदी में हम इसे आपत्ति कह सकते हैं कि अगर बहुत सारे लोकस भी आ जाते हैं ना और क्रॉप्स पर, तो भी इतना बर्बाद करके नहीं जाते, मतलब जितना अब बचा है थोड़ा सा ज़्यादा ही बच जाता. पर इन ओलों ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा. इस साल कुछ भी नहीं होगा हमारे पास. फिर दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. दिस नो वन हु कैन हेल्प अस. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. नाउ दीज आर काइंड ऑफ थॉट्स जो लेंचो के दिमाग में चल रहे हैं कि अब हमने इतनी मेहनत करी, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सब कुछ वेस्ट हो गया है, अब कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, इस साल एकदम भूखे रह जाएंगे. बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope: help from God. पर ये लिखा है कि वहाँ पे जो एक अकेला घर था उस वैली के बीच में, उसमें उनके जो लोग रहते थे उनके दिल में एक और अभी होप बाकी थी. क्या होप थी वो? भगवान की होप. भगवान हमारी मदद कर सकते हैं. अब solitary, the term here we have used, first we used plague, now we have solitary. solitary मतलब बेसिकली अकेला, जैसे हम बताए ना अकेला घर था वो. और solitary और यूज़ होता है यूजुअली से solitary confinement में. जैसे अभी चल रही है क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, तो क्वारंटीन में हम solitary confinement कर देते हैं. लोगों को solitary रहना होता है ताकि they don't spread the infection. और solitary confinement होता है prisons में. प्रिजन्स में क्या होता है कि जैसे यूजुअली जो वहाँ पे होते हैं क्रिमिनल्स, दे ऑल लिव टुगेदर, मतलब यूजुअली दे आर बिग रूम्स एंड मतलब अलग अलग में होता है. बट क्या होता है जैसे जब somebody हैज़ ब्रोकन सम काइंड ऑफ रूल और मिसबिहेव्ड विद somebody, जो भी रूल्स हों प्रिजन के, उस हिसाब से एज अ पनिशमेंट दिया जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसमें एकदम अकेले एक काइंड ऑफ ब्लैक रूम जैसा होता है, उसमें एकदम बंद कर दिया जाता है, तो उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं. सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, इट सेज, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. अब यहाँ पे बिकॉज थोड़ी सी होप आई है भगवान के, हाँ भगवान मदद करता है, तो देन दे आर थिंकिंग टू देमसेल्व्स कि इतने भी दुखी होने की बात नहीं है, एकदम सब कुछ खराब नहीं हुआ है. याद रखो, भूख से नहीं मरता है कोई, मतलब यही कहते हैं लोग, भूख से नहीं मरते हैं. सो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. अब पूरी रात क्या हुआ, लेंचो जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो बस एक होप थी उनके पास, which was भगवान, which was God. अब हमें यही सिखाया जाता है कि भगवान सब देख रहे हैं. हम कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस. कॉन्शियंस क्या है? इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. कॉन्शियंस क्या होती है? एक एग्जाम्पल होता है ना फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली व्हेन यू गेट द आइडिया ऑफ चीटिंग इन एन एग्जाम. Now when you're cheating in an exam, those of you who try to be one, conscience जो है, हमारी conscience को पता होता है कि ये काम गलत है. जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है ना, उसे हम conscience कह रहे हैं. तो ये कह रहे हैं कि भगवान को सब पता होता है. भगवान को हमारे जो मन के अंदर की जो बात होती है ना, वो भी भगवान को पता होती है, वो सब देख रहे होते हैं. So Lencho was an ox of a man. He was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Lencho was phrase यूज हुआ है ox of a man. Lencho के लिए ox of a man होता है बहुत strong and hard working person, जिसमें काफ़ी strength होती है, and they usually अपनी muscle power का काफ़ी यूज़ करते हैं, अपनी energy का उस because अपनी fields में काम करते हैं, तो obviously a farmer requires a lot of energy. Then, but still he knew how to write. Although he used to work like that in the fields, but still उन्हें थोड़ा सा बहुत पढ़ना लिखना आता था. तो क्या हुआ, संडे को ही उन्होंने शुरू किया एक लेटर लिखना. किसको? भगवान को. कि अब मैं लेटर लिखूंगा और मैं जाके खुद शहर जाके इसे मेल बॉक्स में डाल के आऊँगा. वो क्या था? लेटर टू गॉड. नाउ हमारी स्टोरी का टाइटल आया और अब हमें समझ आया है कि शायद क्या लिख सकता है लेंचो अपने लेटर में. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year.
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and dash dash dash. Now अब लेंचो ने गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिया है. लिखा है, भगवान अगर मेरी मदद नहीं करोगे आप तो मेरा खानदान, हम सब लोग भूखे रह जाएंगे इस साल. आई नीड 100 पेसोज. पेसोज क्या होते हैं, यहाँ लिखा है आपकी बुक में कि करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़. वहाँ पे करेंसी जो है उसे पेसोज कहते हैं. जैसे यहाँ पे होते तो अगर हम जितने भी मानते कि 100 रुपीज़ कहते, वहाँ पे 100 पेसोज. तो मुझे 100 पेसोज चाहिए ताकि मैं अपना जो फील्ड जो ख़राब हो गई है उसमें सीड्स ला सकूँ, दोबारा उन्हें सो कर सकूँ. और जब तक ये हार्वेस्ट नहीं होता तब तक मुझे जीने, मतलब तब तक ब्रेड एंड बटर के लिए बेसिकली चाहिए. ब्रेड एंड बटर, व्हाट आई सेड, ब्रेड एंड बटर इज़ अनदर टर्म जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं रोज़ी रोटी के लिए. जैसे आई डोंट हैव मनी फॉर माई ब्रेड एंड बटर, तो दिस इज़ अ फ्रेज दैट यू कैन यूज़ इन योर कॉन्वर्सेशंस एंड एट योर वोकैबुलरी. अब लिखा है कि बिकॉज द हेलस्टॉर्म डैश डैश डैश. अब ये आगे द ऑथर हैज़ लेफ्ट इट टू आवर इमेजिनेशन कि हम अपने आप समझ सकते हैं कि आगे लेंचो ने भगवान से ये बोला कि मेरी मदद करो और ये हो गया है, हेलस्टॉर्म ने क्रॉप खराब कर दिया है. तो इट हैज़ लेफ्ट टू आवर इमेजिनेशन. फिर ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. अब जब हम लेटर लिखते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें ऊपर एड्रेस लिखते हैं. अब लेंचो को एड्रेस तो नहीं पता, ही जस्ट रोट टू गॉड. ही लेफ्ट इट के पोस्टमैन जो होगा उसे पता होगा कि कहाँ है गॉड, या मतलब पता नहीं उसने क्या सोचा, पर उसने बस टू गॉड लिख के उस पर छोड़ दिया कि क्योंकि एड्रेस तो ना मुझे पता है ना आपको पता है. लेटर डाला और थोड़ी सी हिचकिचाहट तभी थी, स्टिल ट्रबल्ड. मे बी हिचकिचाहट थी या फिर परेशान था वो अभी भी. वी कैन नॉट रियली से, इट इज़ लेफ्ट टू आवर इमेजिनेशन अगैन. हम क्योंकि इंग्लिश में देखो कुछ सही गलत नहीं होता है, मतलब वी कैन ओनली इमेजिन एंड वी कैन ओनली अज्यूम जो हमें एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से सही लगता है. फिर पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब मेल बॉक्स में तो डाला है लेंचो. वहाँ पे जब पोस्टमैन जब उसने लेटर निकाला और देखा तो इतना उसको भी बहुत अम्यूजिंग लगा कि किसी ने भगवान को खत लिख दिया है. तो वो अपने बॉस के पास लाफिंग हार्टिली, हंसते हंसते, बहुत दिल खोल के हंसने जिसे कहते हैं ना, लाफिंग हार्टिली, दिल खोल के हंसते हुए वो गया और उसने बॉस को दिखाया. अब उसने अपने पूरे करियर में जब से वो पोस्टमैन बना है तब से उसने भाई भगवान का एड्रेस तो उसे अभी तक पता नहीं चला था. तो आगे फिर है द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड. अब एंट्री हो रही है पोस्ट मास्टर की. पोस्टमास्टर एमिएबल इज एन एडजेक्टिव यूज्ड फॉर हिम. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जैसे थोड़े खुश मिजाज का आदमी. ही ऑल्सो, वो भी, अब उसने भी देखा तो वो भी हंसने लग गया. पर अचानक से व्हाट हैपेंड कि उसको कोई थॉट स्ट्राइक हुआ उसके दिमाग में एंड एकदम सीरियस हो गया और लेटर को देखते हुए उसने कमेंट किया. उसने ये बोला कि क्या विश्वास है इस आदमी का, काश मेरे में ऐसा विश्वास होता, काश मेरे में इतनी श्रद्धा होती, फेथ होता, जिसने ये लेटर लिखा उसकी तरह काश मेरे में भी ऐसा होता. मतलब बताओ, भगवान के साथ एक कोरेस्पॉन्डेंस, मतलब कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहा है, भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहा है. तो पहले तो उसे हंसी आई, पर अचानक से वो सीरियस हो गया क्योंकि उसे लगने लगा किसी में इतना भी विश्वास हो सकता है. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब क्या हुआ कि उसने बहुत अच्छी चीज़ सोची. उसने सोचा कि उसने लगा ना कि इतना फेथ है, काश मेरे में भी उतना, तो सोचा कि अब इसका जो विश्वास है ना, इसकी जो श्रद्धा है, इसे टूटने नहीं देते हैं, इसको बनाए रखते हैं. तो उसके लिए क्या किया, उसको आइडिया आया कि मैं इस लेटर का जवाब दे देता हूँ. पर जब उसने लेटर खोला
इट वॉज एविडेंट. एविडेंट मतलब ये प्रूव हो चुका था. जैसे एविडेंस होता है ना, कोर्ट में एविडेंस हमें दिखाना होता है. इट वॉज एविडेंट दैट उस जो इस लेटर है उसको आंसर करने के लिए गुडविल इंक और पेपर से ज़्यादा लगेगा. इंक पेपर तो लेटर लिखने के लिए, और गुडविल मतलब अच्छा करने की भावना, जो उसे कहते हैं अच्छा करने की इच्छा जो है. सिर्फ अच्छी करने की इच्छा और पेन पेपर होगा सिर्फ, उससे नहीं हो जाएगा काम. उसने, क्योंकि लेटर में क्या था, लेटर में उसने मांगे थे पैसे 100 पैसोज मांगे थे. अब वो तो थे नहीं उसके पास, या थे, आगे देखते हैं. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने क्या हुआ, अपने रेजोल्यूशन पे वो टिका रहा. रेजोल्यूशंस हम जैसे कब यूज़ करते हैं, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन देते हैं, हम प्रोमिसेस बनाते हैं अपने आप के लिए, तो रेजोल्यूशन वो हुआ. He asked for money from his employees. अपने जो वहाँ पे लोग काम करते थे, अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा दिया. जो थोड़े बहुत दोस्त थे, they were obliged to give something. मतलब वो खुशनसीब थे, खुशनसीब फील कर रहे थे कि हाँ हमें कुछ एक्ट ऑफ चैरिटी हम कर पा रहे हैं, कि किसी को कुछ दान दे पा रहे हैं. उन्होंने दान की तरह समझ के उन्होंने थोड़े से पैसे इकट्ठे करे. But it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब ये तो नामुमकिन था कि वो भी भाई पोस्ट मास्टर ही है, मतलब ही इज़ नॉट अ मिलियनर. उनको भी मतलब कि 100 pesos, मे बी इट मस्ट बी टू मच. आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, बट उनके लिए भी मुश्किल ही होगा. तो वो जो भी गैदर कर पाए सब लोग मिलके, दे वर एबल टू गैदर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. हाफ कितना वो 100 का 50, तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा दे वर एबल टू कलेक्ट. डाले उन्होंने लिफाफे में, और उसमें साइन कर दिया क्या, गॉड. दैट्स इट. फिर the following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. अब जो following Sunday जो आता है, लेंचो फिर आया अपने वो वैली से, ही केम टू द टाउन, और थोड़ा सा जल्दी आया कि उसको इस उसमें के लेटर आया होगा भगवान का. तो आया तो जो पोस्टमैन था, इसने लेटर लिया था, उसने खुद ही भाई हैंड ओवर किया लेटर कि लो आपका लेटर आया है. और जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस, कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन. उसको बड़ी संतुष्टि थी कि मैंने तो भाई बहुत गुड डीड मतलब कोई टास्क, कोई काम, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है. तो वो अपने ऑफिस से खड़े होकर देख रहा था कि अब भाई क्या रिएक्शन होगा या क्या होगा. तो वो बहुत खुशी खुशी पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से देख रहा था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Now this paragraph is one of the most important paragraphs of this chapter. इसमें ये है, लेंचो को जब उसने एनवेलॉप खोला और पैसे देखे, मतलब सबसे पहले उसने लेटर देखा. तो लेटर जब आया और उसने देखा तो उसको नॉट इवन द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब इतनी सी भी बिल्कुल भी नहीं चौंकाया. वो एकदम जैसे नॉर्मल होता है ना, जैसे मेरे दोस्त का लेटर आया है, किसी ने भेजा है, तो नॉर्मल एकदम. ही वॉज नॉट इन एनी सरप्राइज, नॉट इन एनी शॉक, ही वॉज जस्ट बीइंग रेगुलर हिमसेल्फ. अब इतना कॉन्फिडेंस था, इतना फेथ था और इतना विश्वास था उसे भगवान पे. पर क्या हुआ, जब उसने पैसे काउंट करे तब वो गुस्सा हो गया. अब वो गुस्सा, वी कैन काइंड ऑफ अज्यूम दैट वाज बिकॉज 100 pesos मांगे थे पर उसे थोड़े से 50 से थोड़े से ज़्यादा ही मिले हैं, तो दैट्स व्हाई ही बिकेम एंग्री. अब यहाँ पे लेंचो के हिसाब से दो चीज़ें, भगवान के बारे में इतना फेथ है तो वो क्या सोचता है, ही सेज कि भगवान ना तो गलती कर सकते हैं और ना जो मैंने मांगा है वो मेरे को मना कर सकते हैं. इन दो चीज़ों की वजह से वो गुस्सा हो गया. और इसको इतना विश्वास था कि ना भगवान गलती करेंगे और ना जो मैंने मांगा है उसे मना कर सकते हैं, ना मुझे डिनाई करेंगे. डिनाई मतलब किसी चीज़ को मना करना. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist.
द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब क्या हुआ, अचानक से लेंचो गया क्योंकि गुस्सा आ रहा था। तो क्या हुआ कि वो गया और जाके पेपर और इंक लिए उसने और राइटिंग टेबल बैठ के कि अब मैं भगवान को लेटर लिखूंगा दोबारा। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, क्योंकि उसे एफर्ट, ब्राउ होती है आईब्राउ जिसे हम कहते हैं, तो उसे जैसे रिंकल करना इज लाइक दिस, तो करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। एंड जब ख़त्म हो गया लेटर तो ही वेंट टू द विंडो, स्टैम्प लिया और वहाँ पे स्टैम्प लगाया। तो लेटर लेंचो ने मेल बॉक्स में फिर डाल दिया और जैसे ही इमीडिएटली दैट लेटर फेल एंड लेंचो लेफ्ट, द पोस्ट मास्टर जिसने अपना बहुत अच्छा काम किया था, ही वेंट कि अब मैं देखूंगा कि लेटर में क्या लिखा है। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Now that is one of the most ironical endings that could have happened. लेटर में लिखा था कि भगवान जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से बस 70 पेसोज आए हैं मेरे पास, मेरे को बाकी के भी भेज दो, मेरे को बहुत ज़रूरत है। पर जो आप पैसे भेजोगे वो ना ये मेल से मत भेजना, ये जो पोस्ट ऑफिस है इस मेल से मत भेजना। क्यों? क्योंकि यहाँ के ना सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, यहाँ पे जो सारे जो काम करते हैं वो सारे चोर हैं, क्रुक्स हैं, लेंचो। अब यहाँ पे यू सी देर आर टू एस्पेक्ट्स, स्टोरी एंड्स, एंड यहाँ पे हम दो एस्पेक्ट हम लोग एनालाइज करेंगे। वन इज़ द आयरनी एंड वन इज़ फेथ। आयरनी इन द सेंस कि जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी सैलरी दे के लोगों से मांग के, लोगों ने एक अच्छा कर्म करने के लिए पैसे इकट्ठा करके दिए, पर क्या हुआ एंड में, लेंचो उन्हीं को चोर बोल के चला गया। क्योंकि लेंचो के हिसाब से भगवान ने तो भाई उसे पूरे पैसे भेजे थे, पर जो पोस्ट ऑफिस वाले थे उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। तो यहाँ पे वी गेट द एस्पेक्ट ऑफ आयरनी एंड द सेकेंड एस्पेक्ट वी गेट इज ऑफ फेथ। फेथ इन द सेंस जो अब हमने जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ा था इससे पहले, जिसमें लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ देख के कि उसके पास कि भगवान ने उसे लेटर भेज दिया है वापस, और इतना फेथ था कि उसने ये सोचा कि ना तो भगवान गलती कर सकते हैं और ना भाई मेरे को मना कर सकते हैं जो मैंने उनसे मांगा है। तो टू एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ फेथ जो हमने देखा एंड द सेकेंड वन इज़ आयरनी। सो एज एन व्हेन यू आंसर द क्वेश्चंस में द सिंपल क्वेश्चंस या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस इन द सेंस ऐसे होते हैं जैसे लेंचो नहीं, अगर मैं आपको किसी और जैसे मूवी का अगर एग्जांपल देके समझाऊं, सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने 3 इडियट्स का एग्जांपल लिया था। 3 इडियट्स में अगर हम कोई सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे दैट विल बी लाइक कि सपोज राजू था, राजू ही अटेम्प्टेड सुसाइड। अब कोई नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, व्हाई डिड राजू अटेम्प्ट सुसाइड। ना अगर आपको स्टोरी लाइन पता है, आपने मूवी देखी, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। अब इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज़ करना होता है, थोड़े से फ्रेजेस एंड टर्म्स एंड थोड़े से कंपैरिजन ड्रॉ करना होता है, एक सिचुएशन बतानी होती है स्टोरी की। दैट क्वेश्चंस होते हैं जैसे 3 इडियट्स का, इफ़ यूल बेटर अंडरस्टैंड। अगर मैं क्वेश्चन दूँ, डू यू थिंक दैट रैंचो वॉज अ गुड फ्रेंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही डिसअपियर्ड आफ्टर कॉलेज। मतलब क्या आपके हिसाब से रैंचो जो था वो एक अच्छा दोस्त था, डिस्पाइट द फैक्ट, ऑल्दो वो अपने दोस्तों को कॉलेज के बाद मतलब एकदम गायब हो गया था, उनसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, तो क्या आपके हिसाब से अच्छा दोस्त था? अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें क्या है, इसमें सिर्फ स्टोरी लाइन नहीं बतानी आपको, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसमें आपको थोड़ा एनालाइज करके बताना है कि हाँ वो अच्छा दोस्त था, क्यों था आपके हिसाब से, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, अगर था तो हाँ उसकी शायद थोड़ी मजबूरी थी, उसने अगर अच्छा दोस्त था तो उसने कहाँ ये दिखाया कि वो अच्छा दोस्त था। इस तरीके के हम एनालिटिकल क्वेश्चंस करते हैं। अब लेंचो की एग्जांपल में हम जैसे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आयरनी क्या दिखाई है, क्या आपके हिसाब से लेंचो का जो फेथ था, लेंचो की जो सिंप्लिसिटी थी, उसकी जो इनोसेंस थी, क्या आपके हिसाब से वो ग्रीड नहीं थी? मतलब दो कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पेक्ट्स आ सकते हैं ना। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ शायद लेंचो तो ग्रीडी था, ऑल्दो उसे 70 मिले उसमें खुश रहना चाहिए था उससे, पर ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज लाइक भगवान आप मेरे को बाकी के भी भेज दो। और दूसरा एस्पेक्ट कि उसका इतना फेथ था, तो क्या वो उसकी इनोसेंस थी या सिंप्लिसिटी थी। अब क्या होता है जब हम कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो कैरेक्टर की सिर्फ एक क्वालिटी नहीं होती है,
कैरेक्टर की सिर्फ 2 क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, एक सिचुएशन में भी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कैरेक्टर के हमें लेयर्स ऑफ क्वालिटीज़ एंड ट्रेट्स पता चलते हैं। जैसे उसमें वी कैन से हाँ हिंट ऑफ ग्रीड आ जाती है, पर हिंट ऑफ लार्ज हिंट ऑफ फेथ भी आता है। तो इस तरीके से ऑल द सिंपल क्वेश्चंस वी कैन आंसर बाय रीडिंग द स्टोरी लाइन, एंड analytical questions, a little bit of analysis and application of mind. If you've understood the story, then you can answer them. So that's it for this chapter. Thank you.